आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर समास, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति या चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जब दो या दो से अधिक पद, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, दो गो पद है ना, राजा की कन्या, और दोनों को मिलाकर एगो बना दिया गया राजकन्या। यानी दो गो पद को मिलाकर एक नया पद जब बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्योंकि समास में ना विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है, विभक्ति चिन्ह जो होता है वो हट जाता है, लुप्त हो जाता है, मतलब उसमें छुप जाता है। जैसे राजा की कन्या, तो इसमें की जो है ना वो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही समास में आएंगे तो राजकन्या हो जाएगा, जिसमें की विभक्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एगो पद हो जाता है, माने एक पद हो जाता है। जैसे राजा की कन्या है ना, तो राजा की कन्या जब समास जब बनेगा इसका तो क्या हो जाएगा, राजकन्या। ठीक है, भाई और बहन, दो गो पद है ना, यहाँ बहन और एक भाई, तो दोनों पद के बीच में एक विभक्ति लगा हुआ है और, ठीक है ना, शब्द है ना, शब्द, विभक्ति नहीं है शब्द है, तो भाई बहन हो गया इसका, जिसमें और शब्द क्या हो गया, लुप्त हो गया। समास समझ में आया। या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, समास के बीच की विभक्तियां जो होती हैं वो सब क्या होता है, वो सब का लोप हो जाता है, माने वो सब हट जाता है। समास में क्या होता है कि जो बीच की विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, मतलब कि वो हट जाता है। समास समझ में आया। समास किसे कहते हैं, यानी कि राजकन्या क्या है, समास है, क्योंकि इसमें का की जो है, की उसका क्या हो गया है, लोप हो गया, मैंने लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया मतलब हट गया हुआ है। क्लियर है, समास समझ में आया। समास की विशेषताएं क्या क्या होती है उसको जान लेते हैं। समास के क्या क्या विशेषता होगा, तो सबसे पहले जान लो, समास जो होगा ना, समास में दो पदों का योग होता है, यानी दो गो पद मिलकर एक नया पद बन जाता है। जैसे यहाँ पर था राजा की कन्या, है ना, राजा की कन्या, दोनों मिलकर क्या बन गया, राजकन्या। तो समास की विशेषता क्या होती है कि दो गो पद मिलकर एक नया पद का निर्माण कर देता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, दूसरा विशेषता क्या होता है कि दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो गो पद मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं किसी शब्द का। जैसे भाई और बहन मिलकर क्या बन गया, भाई बहन, बीच में और शब्द जो है वो छुपा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, और शब्द क्या है, छुपा हुआ है, और नया शब्द जो बन गया उसे ही समास कहते हैं। क्लियर है। अगला विशेषता क्या होता है समास का कि दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। दो गो पद रहेगा ना, उसके बीच का जो विभक्ति होगा वो लोप हो जाएगा। तो समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद उसे कहते हैं, दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो बनेगा ना उसे ही क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है राजकन्या, ये समस्त पद है, और ये राजा की कन्या जो है ना उसका विग्रह है, क्या है, विग्रह है, ये समास है। देखो राजकन्या क्या है, समास है, और राजा की कन्या क्या है, विग्रह है। तो बोलेगा समास का विग्रह करे, और लिखा रहेगा राजकन्या, तो क्या लिखना होगा, राजा की कन्या। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं समस्त पद में हम लोग लिख सकते हैं राजा, राजपुत्र माने राजा का पुत्र, राजपुत्र समास हुआ यानी समस्त पद हुआ। ठीक है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्लियर है। दशानन, जिसके 10 है आनंद, सर जिसके हो सिर, सिर 10 गो हो उसे क्या कहेंगे, दशानन कहेंगे। इतना क्लियर हुआ, समस्त पद समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है समास विग्रह। समास विग्रह भी समझाए हम, जैसे माता पिता रहेगा चाहे भाई बहन, देखो समास है, और इसका जब विग्रह करेंगे ना तो भाई और बहन हो जाएगा। यानी कि समास विग्रह समझ में आया। विग्रह जब हम लोग जैसे भाई बहन है, इसका जब विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो भाई और बहन हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समास के ना 6 को भेद होता है, अभी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले आगे, इसमें क्या क्या कह रहा है तो देखते हैं। ऐसे पदों में कभी पहला पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद। पहला पद को क्या बोलते हैं,
तो जब बोला जाएगा कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो तो समझ जाना कि पहला पद, और समास हमेशा दो पद मिलकर बनता है, ठीक है ना। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या, दो पद है कि नहीं, राजा और कन्या, है ना। देखिए पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब होता है मेन, मेन होता है, ठीक है। तो कभी दूसरा पद, और दूसरा पद को क्या बोलते हैं, उत्तर पद, क्या बोलते हैं, उत्तर पद। और कभी कभी सभी पद प्रधान या गौण होते हैं, और कभी कभी क्या होता है पूरा के पूरा जो पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। यहाँ राजकन्या में उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद में समझ में आया, बाद वाला पद यानी कन्या मेन है, इसमें कन्या मेन है, यानी कि क्या है, उत्तर पद प्रधान है। कभी कभी सभी पद प्रधान या गौण होते हैं, यहाँ राजकन्या में उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। अर्थात लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष कन्या के अनुसार होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो कन्या के अनुसार ही होगा, कन्या के अनुसार। जैसे मानते हैं राजा की लिखा गया था कन्या, अगर वही और पुत्र होता तो राजा का पुत्र होता, तो की किसके लिए आया, कन्या के लिए आया, यानी वही मेन है, उसी के लिए काके की जो भी आना होगा उसी के लिए आएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, जैसे राजकन्या आ रही है तो राजा नहीं आ रहा है, कन्या आ रही है। यहाँ पर राजकन्या लिखवाया गया था ना, मैंने राजा की क्या, देख लो, राजा की कन्या, राजा की बेटी, ठीक है। तो यहाँ पर कन्या के लिए ही की लगा हुआ है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। राजा नहीं आ रहा है, कन्या आ रही है, इसलिए कन्या क्या है, प्रधान पद है, उत्तर पद प्रधान है। बाद वाला पद जो प्रधान होगा उसको उत्तर पद बोलेंगे, और पहले वाला जो पद प्रधान होगा उसको क्या बोलेंगे, पूर्व पद। क्लियर है। अब देखिए, हाँ एक बात और, यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो समास विग्रह कहलाएगा। यानी कि जैसे वो पहले था, जैसे भाई और बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन जब बनेगा समास तो भाई बहन हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखिए विग्रह तो बता ही दिए हम पहले ही। जैसे राजमहल, तो राजमहल क्या है, समस्त पद है, क्या है, समस्त पद है, ठीक है। और इसका जब विग्रह होगा समास का तो क्या हो जाएगा, राजा का महल, राजा का महल। तो समास का विग्रह करने आ रहा है समझ में। देखिए राजमहल, तो राजमहल यानी राज जोर महल, दो पद है, राज जोर महल, तो ये समस्त पद है। राजमहल क्या है, समस्त पद है, और इसका विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, राजा का महल। विग्रह समझ में आ गया और समस्त पद समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्यय समास, द्वंद्व समास और सीधी समास। इतना क्लियर है। 6 भेद होता है समास का। कौन कौन, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्यय समास, द्वंद्व समास और सीधी समास। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। परीक्षा में ये नहीं पूछेगा तुमसे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, कभी कभी पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सवाल होगा कि बताइए कि हाँ जैसे चिड़ी मार कौन सा समास है, कमल नयन कौन सा समास है। तो पहले 6 समास को बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना बताएंगे कि कौन कौन समास है। ऐसे करके 3 4 5 क्वेश्चन आसानी से पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं और क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास कहते किसको हैं उसको देख लेते हैं। जिस समास में अंतिम शब्द, जिस समास में अंतिम शब्द यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो, कारक कारक के चिन्ह का लोप हो ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। कारक चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो जिस समास में अंतिम शब्द जो उत्तर पद होता है वो मेन होगा, अंतिम शब्द मेन होगा, ठीक है। और उसमें कारक के जो चिन्ह होता है ना, को के लिए सब होता है ना 8 गो, उसका लोप होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। जैसे मान लें जिसके पहले हम राज कन्या पढ़े हैं, राजा की कन्या पढ़े हैं ना, तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन चिन्ह का लोप होता है। तो जैसे तत्पुरुष समास समझ में आ गया, जिसका उत्तर पद क्या होगा,
प्रधान होगा, यानी अंतिम शब्द जो होगा वो प्रधान होगा। अंतिम शब्द क्या होगा? प्रधान होगा। और कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक चिन्ह जो होता है ना उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। जैसे कर्म, कर्म तत्पुरुष जो है इसमें को चिन्ह क्या होता है? लोप होता है, मैंने को चिन्ह छुपा रहता है। जैसे चिड़ी मार, तो चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को, तो इसमें को छुपा हुआ है कि नहीं? तो इसलिए कौन समास है? तत्पुरुष समास। चिड़ी मार कौन समास? तत्पुरुष समास। जलधर यानी जल को धारण करने वाला, तो ये कौन समास है? है कि नहीं? गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला, सब में को विभक्ति का लोप है, यानी कि छुपा हुआ है। गिरिधर, ऐसे पूछेगा गिरिधर कौन समास है? तत्पुरुष समास है ना। वंशीधर, वंशीधर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास। मनोहर कौन समास है? इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मन को हरने वाला। पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, इसमें विभक्ति का लोप है, यानी कि छुपा हुआ रहेगा, तो समझ जाना कि हाँ जैसे पॉकेट मार, इसमें अंतिम पद जो है ना वो प्रधान है। अंतिम पद क्या है? प्रधान है, यानी कि पॉकेट को मारने वाला वही पॉकेट मार कहा जाता है। सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला। ये समझ में आ गया? इसमें कौन सा विभक्ति का लोप है? को का है। ठीक है ना। अब आते हैं ख नंबर, करण। करण तत्पुरुष यानी इसमें से का छुपा रहेगा, तो भी समझ जाना कि तत्पुरुष समास है। से भी छुपा रहेगा तो भी समझ जाना कि कौन समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे रस भरा, रस से भरा। देह चोर माने देह से चोर, तो इससे अंदाज लगा लेना कि इसमें से है विभक्ति छुपा हुआ, इसका मतलब कौन समास? तत्पुरुष समास। अभी कुछ देर बाद क्विज होगा, ठीक है ना, सभी आदमी को पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है। मुंह चोर यानी कि मुंह से चोर। ठीक है। धर्मांध मैंने धर्म से अंधा, और जन्मांध मैंने जन्म से अंधा। इस तरीके से क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब जैसे आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? से विभक्ति का क्या होगा? लोप रहेगा। ठीक है। अब आते हैं आगे। संप्रदान यानी संप्रदान मैंने के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का के लिए, कारक में पढ़ा है ना। अब देखिए इसमें के लिए का लोप होगा, के लिए जो चिन्ह है उसका लोप होगा। जैसे न्यायालय, न्याय के लिए जो आलय होता है उसे ही न्यायालय कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिवालय है ना, शिवालय शिव के लिए आलय। ठीक है। स्नान घर मैंने स्नान के लिए घर। तो सुन लो ध्यान से, पहले को विभक्ति का लोप था ना, फिर से का था ना, इसके पहले से का, रस से भरा, रस भरा, तो समझ गया कौन समास? तत्पुरुष। न्यायालय कौन समास? तत्पुरुष समास, क्योंकि न्याय के लिए आलय, के लिए का लोप है यहाँ पर, इसका मतलब कौन समास है? तत्पुरुष समास है। क्लियर है? ये सब तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। आपादान, आपादान है फिर से। आपादान का मतलब जो अलग होता है। ठीक है, अलग होता है। जैसे धनहीन माने धन से हीन, धन से हीन। शक्तिहीन मैंने शक्ति से हीन। क्लियर है ना? इसमें से विभक्ति छुपा हुआ है। ठीक है। बलहीन यानी बल से हीन। क्लियर है? पीछे हल्ला क्या कर रहा है? अब देखो नेत्रहीन, नेत्र से हीन। क्लियर है? से विभक्ति का इसमें क्या है? लोप हो गया, मैंने कि क्या हो गया है? हट गया हुआ है, यानी कौन समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास समझ में आ जाएगा, पहचान लेगा? कुछ देर में क्विज होगा। बढ़ते हैं आगे। संबंध तत्पुरुष माने का और की, दोनों चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा, यानी दोनों चिन्ह नहीं दिखेगा। जैसे राजपुत्र माने राजा का पुत्र। कन्यादान माने कन्या का दान। अन्नदान अन्न का दान। राजकन्या राजा की कन्या। तो की विभक्ति इसमें जो है, की जो चिन्ह है उसका क्या है? लोप है। ये कौन समास है? तत्पुरुष समास है। देख रहा है तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? कौन कौन विभक्ति लोप रहेगा तो पहचानेंगे कि हाँ कैसे है। ठीक है। यानी कि कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है उसका लोप रहेगा तो समझ जाना कि कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अब बढ़ते हैं आगे। अधिकरण तत्पुरुष यानी इसमें में चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम। सर्वोत्तम, सब में उत्तम। ठीक है, नरोत्तम था। रणवीर, रण में वीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। कितना अच्छा है?
यानी में का जब हटेगा इसमें विभक्ति जब लोप हो जाएगा, दानवीर लिखा रहेगा तो कौन समास? क्लियर है? अब ई समास खत्म, तत्पुरुष समास समझ में आ गया सबको अब? तो चलो एगो पूछते हैं ऐसे ही, विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन समास हो जाएगा? विद्यार्थी, विद्या का अर्थी यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? अब आते हैं कुलदीप, कुल का दीप, इसमें का है कि नहीं है? कुल का दीप, तो कौन समास? तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब आते हैं गुणहीन, माने गुणों से हीन, तो कौन समास? पहचाने आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्मधारय समास में। बातचीत नहीं करेगा कोई? समझ में आ रहा है? इसका मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया। कर्मधारय समास ठीक है, एकदम ध्यान समझना है और अभी के अभी ही पहचानना सीख जाना है। क्लियर है? जिसमें कारक के विभक्ति का लोप रहेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है? अब आते हैं अगला 2 नंबर में, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो देखो, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है? क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस समस्त पद के खंड विशेष से और विशेषण अथवा उपमान और उपमेय होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे नील कमल है ना, तो कमल कैसा है? नीला है, माने बाद वाला का ना पहले वाला विशेषता बताएगा, तो समझ जाना कि कौन समास है? कर्मधारय है। जैसे महाकाव्य, यानी काव्य कैसन है? महान है, महान काव्य है कि नहीं? महात्मा माने आत्मा कैसा है? तो महान है। बाद वाला का पहले वाला विशेषता बताएगा कि कैसन है, तो समझ जाना कि क्या है? कर्मधारय समास है। क्लियर है? क्लियर है ना? जैसे महान आत्मा, महान है जो आत्मा, इस समास का विग्रह है। महात्मा का विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। महावीर का, महान है जो वीर। विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्लियर है? जैसे कमल नयन, यानी कमल के समान क्या है? नयन है। जैसे मान लेते हैं पीताम्बर, पीत है जो अंबर, उसको बोलेंगे पीताम्बर। ये सब किस समास में आता है? कर्मधारय में आता है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समझ में आया? बाद वाला पद पहले वाला का विशेषता, मतलब एक दूसरे का विशेषता बताता है, यानी बाद वाला का पहले वाला विशेषता बताएगा। जैसे एक दो और पूछ लेते हैं जैसे नर सिंह, माने सिंह के समान है जो नर, नर सिंह, जो सिंह के समान है जो नर। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है? नीला है, विशेषता बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। उसके पहले कौन समास पढ़े हैं? तत्पुरुष समास। अब आगे हम लोग कौन समास में? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है ना, वो पहचानना बहुत आसान है। कैसे है? जितना हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं ना, सब यही में रहता है, और सब क्या होता है? कौन समास होता है? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसका एक और हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे दशानन, दशानन हम लोग पढ़े हैं ना, दस है जिसके आनंद, दशानन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जितना पढ़ा है ना, सब के सब कौन समास है? बहुव्रीहि समास। कुछ कुछ नहीं है। ठीक है? जैसे लंबोदर भी पढ़े हम लोग, नीलकंठ भी पढ़े हैं, वज्रदेव पढ़े हैं, वीणा पानी पढ़े हैं, चतुरानंद पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? तो दशानन, दस है आनंद जिसके, उसको क्या बोलते हैं? दशानन। तो कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दशानन कहने से यह अर्थ निकलता है कि 10 है आनंद जिसके। तो किसमें पढ़े हैं भाई? इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? रावण को ही सिर्फ कहा जाता है और किसी को नहीं कह देंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी का बोध होता है इससे, यानी विशेष अर्थ निकलता है। कहने का मतलब क्या है? जिससे किसी खास एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया?
चतुरानन, चार है आनंद, यानी ब्रह्मा को बोला जाता है। बिना पानी सरस्वती जी को बोला जाता है, यानी ये फिक्स है कि बिना पानी सरस्वती जी को ही बोला जाता है, किसी दूसरे को नहीं बोला जाएगा। तो कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, जिसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब 4 नंबर में आते हैं, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है वो उसको देख लेते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है। इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देख लीजिए, वह प्रतिदिन आ रहा है, तो प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण है। वह प्रतिदिन आ रहा है, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे अकारण माने बिना कारण के, तो बिना क्या है? अव्यय है। यहाँ पर अ क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन माने हर दिन, है कि नहीं? प्रतिमास माने हर मास। बखूबी माने खूबी के साथ। बेरहम बिना रहम के। बे इसमें क्या लगा? अव्यय लगा हुआ है। बेकाम माने बिना काम के। बेफायदा बिना फायदा के। ठीक है ना। यथाशक्ति, यथा लगा रहे, बे लगा रहे, अ लगा रहे, ये सब क्या? अव्यय है। तो समझ जाना कि कौन समास? अव्ययीभाव समास। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्वंद्व समास, ये बहुत आसान, इस सबको अभी के भी समझ में आएगा, पहले भी समझ में आया, ये उससे भी आसान। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो आसान होते जा रहा है। ठीक है ना, ये सबसे आसान, सबसे आसान। इसके आगे बढ़ेंगे तो उससे भी आसान। सबसे आसान देखते हैं क्या कैसे बोल रहे हैं। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। इसके क्या होते हैं? सभी पद प्रधान होते हैं। यानी कि देख लेना, जिसके बीच में डैश लगा रहेगा ना, समझ जाना कौन समास? द्वंद्व समास। बस फिक्स हो गया। जिसके बीच में डैश लगा रहेगा समझ जाना कि कौन समास है। वो भी देख लेना, जिसके बीच में डैश लगा रहे द्वंद्व समास। चाहे उल्टा शब्द हो, जैसे माता का उल्टा पिता, उल्टा शब्द होगा एक दूसरे का उल्टा, तो कौन समास? द्वंद्व समास। एक दूसरे का उल्टा होगा तो कौन समास? द्वंद्व समास। जैसे पाप का उल्टा पुण्य होता है, तो पाप या पुण्य, इसका मतलब उल्टा शब्द है या बीच में डैश है, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन समास? द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ सच, कौन समास? बीच में डैश लगा रहेगा या एक दूसरे का उल्टा शब्द रहेगा, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहचान लेगा? आगे पीछे कौन समास? द्वंद्व समास। क्या है? क्योंकि आगे का उल्टा पीछे होता है, बीच में डैश भी है, बस मार देंगे इसको, कौन सा समास? द्वंद्व समास। क्लियर है? परीक्षा में आएगा तो छूटेगा। अच्छा, अभी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितना नंबर तुम लोग लाता है। द्विगु समास उससे भी आसान। देख रहा है, जैसे आगे बढ़ रहे उससे भी आसान। इसमें क्या करना है ना, संख्यावाचक होगा। इसका पूर्व पद मैंने पहला पद कैसन होगा? संख्यावाचक होगा। कैसा होगा? संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने कौन सा पद? बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे चौराहा, तो पहले चौ आया माने 4, नौ माने 9, पंच माने 5, छमाही मतलब 6, दोपहर माने दोपहर 2 आया, त्रिकाल मतलब 3, त्रिफला मतलब 3, 3 फलों का समाहार होता है ना, यहाँ छूट गया है, 3 फलों का समाहार होगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, जिसका पहला पद जो होगा ना वो संख्या वाला होगा। देखिए समय नहीं है संख्या वाला, 2, 3, 3, 6, 5 सब नहीं है, चौराहा, नवग्रह, जिसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, वो कौन समास कहलाएगा? द्विगु समास। कहानी खत्म, 6 समास खत्म हो चुका है। समझ में आ जाएगा सबको। अब हम थोड़ा बहुत कुछ कुछ पूछते हैं पांचों में से, ठीक है ना, देखते हैं कौन बताता है। हाँ 6 तो 6 नहीं हो गया? क्लियर, क्लियर है? जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, उसको द्विगु समास कहेंगे। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। और जिसके बीच में डैश रहेगा और एक दूसरे का उल्टा शब्द रहेगा उसको द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व और द्विगु समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय भाव, जिसका पहले लगा रहेगा यथा, या बे लगा रहेगा, या प्रति लगा रहेगा, या अ लगा रहेगा, तो समझ जाना कि अव्यय भाव है, यानी अव्यय लगा रहता है पहले। उसके बाद बहुब्रीहि समास, जितना हम लोग पढ़े हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं ना, जिसका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे लंबोदर गणेश जी को ही बोला जाता है, तो समझ जाना बहुब्रीहि समास है। ठीक, उसके बाद आते हैं कर्मधारय। तो कर्मधारय में ना बाद वाला का पहले वाला विशेषता बताया था। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। वीर बाला, बाला कैसा है? वीर है।
ठीक है। महात्मा, आत्मा कैसा है? महान, है ना? क्लियर है? उसका देखिए तत्पुरुष समास तो सबको समझ में आ गया था, जिसमें कारक का विभक्ति की क्या होता है? लोप होता है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत पूछते हैं यहाँ लास्ट में। चलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, ध्यान से हम लिखते हैं, देखना बताना। तो अठन्नी बोलो, अठन्नी। अठन्नी कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि अठन्नी में 8 आ रहा है ना, अठन्नी। अठन्नी में जैसे संख्या आ गया समझ जाओ द्विगुणी समास। ठीक है कोई दिक्कत? अब बताना है राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण कौन समास? द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में डैश आ गया। राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, आगे पीछे, दिन रात, कौन समास? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब बताइए आप हम लोग को पुरुषोत्तम, उत्तम, कौन समास? कर्मधारय समास, क्योंकि पुरुष कैसा है? उत्तम है, कौन समास? अगला सवाल। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। बहुब्रीहि समास तो तुम्हें समझ में आ ही गया। अब बताओ, अब जैसे अव्यय समास में आते हैं तो वो भी क्लियर हो चुका है। चलिए बताइए आमरण कौन समास है? आमरण। आमरण कौन सा समास है? आमरण आ गया पहले ना, कौन समास? अव्यय भाव। क्लियर है? तो समास क्लियर हो चुका है। अब अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे हिंदी व्याकरण का। ठीक है।